यार दोस्तों, हम लोग अपने मैथ रीजनिंग मॉक टेस्ट का जो बैच है उसमें 30 मॉक टेस्ट, जी हाँ 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 31 में। जी हाँ, 31 नंबर मॉक टेस्ट है आपका, जिसका पीडीएफ टाइम टू टाइम यानी 7:30 बजे आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। और उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को बना करके लाइव डिस्कशन में जुड़े होंगे। चलिए आइए देखिए प्रश्न संख्या पहला मॉक टेस्ट नंबर 31 का। देखिए क्या कहता है, आराम से बात को समझना। कहता यदि एक्स क्यू का होल स्क्वायर गुना एक्स पर पावर 4 बटा एक्स पर पावर 10 बराबर एक्स पर पावर पी है, तो कहता है ना, पी का मान क्या होगा। आराम से सोल्व कर लीजिए। देखो आप जानते हो कि पावर पर पावर एक्चुअली क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर पावर पर पावर क्या होता है, गुना होता है। नहीं, पावर पर पावर गुना। तो यह हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 6 और गुना हो गया आपका एक्स पर पावर कितना हो गया आपका 4। अच्छा बटा में आ जाइए, यह हो गया आपका एक्स पर पावर कितना हो गया आपका 10। अच्छा बराबर में देख लीजिए क्या हो गया आपका एक्स पर पावर क्या हो गया आपका पी। नहीं, अब देखो एक बात समझना, आप जानते हो कि अगर गुना में आधार समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। नहीं, गुना में अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। जबकि भाग में आधार समान होता है तो पावर घटता है। अब देखिए गुना में है, बेस इक्वल है, तो 6 4 10, ऊपर भी होगा एक्स पर पावर 10 और नीचे भी एक्स पर पावर 10, कैंसिल हो गया। तो उधर जो आपका मान है वो एक्स पर पावर पी को इधर लिख देते, इधर लिखिए, लेफ्ट लिखिए चाहे राइट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा 1 को हम एक्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 0। अगर हम एक को एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 0। अब सोचो मेरे भाई, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी p बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। यही आपसे पूछा गया था कि p का मान क्या होगा, p का मान हो जाएगा आपका 0। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जी हां, याद रखिएगा, बेस इक्वल गुना में पावर जुटेगा, बेस इक्वल भाग में पावर क्या होता है मेरे भाई, घटता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। अच्छा दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। कहता रिसान किसी काम का 2/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। आराम से सुनिए पहले, मिक्कू जो है 70 दिनों में 70% काम को कर सकता है और समन जो है वह 16 दिन में जो है 1/4 काम कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा, यानी सबका पर्सनल टाइम निकाल करके देखो कि कौन पहले काम पूरा करता है, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। चलिए बारी बारी चर्चा करते हैं। अच्छा पहले चर्चा रिसान का। अच्छा रिसान के बारे में क्या बोला, रिसान जो है वह काम का 2/5 भाग 20 दिन में। अच्छा रिसान 20 दिन में 2/5 भाग काम करता है चेला, तो बताओ पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, उल्टा गुना कर लीजिए, 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 पचे कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 50। यानी रिसान जो है पूरे काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा अकेले, तो 50 दिनों में कंप्लीट करेगा। इसी प्रकार से अब मीकू का पर्सनल टाइम निकालते हैं। सुनिए मीकू के बारे में क्या बोला था, 70 दिन में, है ना, कहता है मीकू जो है 70% काम करता है। अच्छा 70 दिन में 70%, तो यानी पूरा काम के लिए ज्यादा समय लेगा, 100/70 से जो है सकी गुना कर लीजिए, 70 से 70 काट लीजिए, यानी मीकू जो है पूरे काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 100 दिनों में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में मेरे भाई, 100 दिन में। अब एक व्यक्ति और का चर्चा है, वह कौन है आपका, समन। कौन मेरे भाई, समन। समन जो है ध्यान दीजिएगा, समन जो है वह 16 दिन में जो है 16 दिन में 1/4 काम कर सकता है। अच्छा 16 दिन में 1/4, तो पूरा के लिए तो 4 गुना समय लेगा, यानी 16 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 64। यानी समन जो है वह पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 64 दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ना, यहीं से अगर बात रिसान का हो तो रिसान काम को अकेले 50 दिन में, अगर बात मीकू का हो, मीकू जो है काम को 100 दिन में अकेले करता है, अगर बात जो है समन का हो तो वह काम को अकेले 64 दिन में। तो बताओ सबसे कम दिन में कौन काम पूरा कर रहा है, यही आपसे पूछा गया, सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा, तो सबसे कम समय तो रिसान ले रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा रिसान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। जी हां, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए समझ रहे हैं बात को। और ऐसा प्रश्न हम पिछले मॉक टेस्ट में भी आपको कंप्लीट करवाए थे, है ना, हमने बतलाया था आपको। वही बात अगर आपसे पूछा जाता है यहीं पर प्रश्न में कि बताइए सबसे विलंब से काम को कौन समाप्त करता है, तो काम को समाप्त करने में सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है, मिक्कू। तो उस परिस्थिति में मेरा उत्तर क्या होता, मिक्कू। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। अच्छा, ये अभी करनी घातांक का प्रश्न है, सर्ड इंडिसेस का प्रश्न है। आइए आराम से बात को समझिए। अच्छा चला, एक बात हमको बताओ, तब पूछिए क्या सर, अच्छा एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर है, तो क्या बताओ इसको लिख सकते हो आप एम बटा एन का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, तो इसको लिख देते हैं एम बटा एन का होल स्क्वायर। पावर पर पावर गुना होगा, अब पावर 4x प्लस 5 है, यानी हो जाएगा 2 इंटू, यह हो जाएगा आपका 4x, जी हाँ 2 इंटू 4x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अच्छा इजकल टू, अच्छा एन क्यू बटा एम क्यू है, तो इसको तो लिख ही सकते हैं ना एन बटा एम का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लेकिन एक बात समझना, इधर बेस में एम बटा एन मिल रहा है और इधर एन बटा एम मिल रहा है, तो बेस को बराबर करने के लिए इसको पलट लेते हैं, आधार में परिवर्तन करते हैं, इसको पलटिए। अच्छा बेस को इसको पलटेंगे, है ना, तो इसको अगर हम एम बटा, जैसे एन बटा एम का होल क्यूब, तो इसको अगर हम लिख दे एम बटा एन का होल क्यूब, तो जब बेस में परिवर्तन करते हैं तो पावर का चिन्ह क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। नहीं, बेस में परिवर्तन करने पर पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यह था एन बटा एम का होल क्यूब, हम उसको लिख रहे हैं एम बटा एन का पावर के रूप में, तो वहां पर पावर हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3, पावर पर पावर गुना कर लीजिए, और वह पावर था उसका x बटा 3 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 6। समझ रहे हो बात को? अगर हम बेस में परिवर्तन करते हैं तो पावर का चिन्ह क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव। चलिए अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा आपका 8x, है ना, प्लस में 5 दूना कितना हो जाएगा 10, है ना, ये देखिए -3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -x, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 18, है ना, इधर भेज दीजिए, तो इधर आप भेजोगे तो यह हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका 9x बराबर में माइनस में कितना हो जाएगा आपका 28, यानी x बराबर आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस में 28 बटा कितना मेरे भाई 9। जी हाँ, माइनस में 28 बटा 9 वाला उत्तर देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी जो है सकी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। जी हाँ, यहां ध्यान आप क्या रखोगे, अगर हम बेस में परिवर्तन करते हैं तो पावर का चिन्ह क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इधर का बेस में हमको m बटा n मिला था, जबकि इधर के बेस में हमको n बटा m मिल रहा था। बेस को बराबर करने हेतु हमने उसको एक्सचेंज कर लिया, बेस में परिवर्तन कर दिया, यानी जो अंश था उसको हर में बदल दिया, हर को अंश में। तो जब बेस में परिवर्तन करते हैं तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4 कहता है, सुनिए आराम से, बात रोहन का, बात सोहन का और बात मनोज का। कहता रोहन, सोहन और मनोज जो है एक कार्य को क्रमशः जो है 5, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें, कुल मजदूरी 1380 रुपया पाए, तो हमसे यही पूछा जा रहा है, बताओ मनोज का हिस्सा क्या होगा। अच्छा मेरे भाई एक बात समझिए, अच्छा मजदूरी को कैसे बांटा जाता है, मजदूरी को तो इफिशियंसी के रेशियो में ही बांटा जाता है। जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होगा, मजदूरी तो वही हिसाब से उसको दिया जाता है। जी हाँ, तो मजदूरी को इफिशियंसी के रेशियो में बांटेंगे, सबका इफिशियंसी निकाल लीजिए। चलिए और एक बात, सिंपल सा बात है, इफिशियंसी होता क्या है, इफिशियंसी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन। जी हाँ, चलिए तो यहां देखिए बात रोहन का, है ना, बात जो है सोहन का, और बात किसका है, बात मनोज का है। रोहन काम को 5 दिन में, सोहन जो है वह काम को 10 दिन में, जबकि मनोज जो है वह काम को 12 दिन में। यहां से पूरा कार्य एज्यूम कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 60। इफिशियंसी देखिए इसका कितना हो जाएगा 12, इसका कितना 6, इसका कितना 5। अब क्या कहता है बताओ, यदि पूरा मजदूरी 1380 रुपया सब मिलकर के प्राप्त किया है, तो उसमें मनोज का हिस्सा क्या होगा। चलिए मनोज का हिस्सा पूछा जा रहा है 1380 में, नहीं 1380 में मनोज का हिस्सा पूछा जा रहा है। इफिशियंसी के आधार पर हम मजदूरी को बांटा करते हैं। अच्छा सबका इफिशियंसी देखिए, 12 6 18 5 कितना हुआ 23, तो 23 यूनिट का यह मान हुआ, 1 यूनिट का निकाल लिया गया। आपसे मनोज का पूछा जिसका इफिशियंसी कितना है, तो इसका इफिशियंसी है आपका 5, इसको काट लीजिए कितना बार में, यह 60 बार में।
में 60 गुना 5 यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 300 रुपया मेरे भाई। कितना हो जाएगा 300। यानी इसमें मनोज का हिस्सा जो होगा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 300 रुपया होगा। मजदूरी को कैसे बांटते हैं चेला, इफिशियंसी के आधार पर। इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। ये देखिए, यह आपके पास है 3 पर पावर कितना है 7 है ना, अनुपात है ना 3 पर पावर 7 और अनुपात उसके बाद दे रखा है आपको 9 पर पावर 4 दशमलव कितना दे रखा 5। अच्छा बताइए, इसको लिखेंगे 3 पर पावर कितना 7, इसको लिख सकते हैं ना 3 पर पावर 2 9 को, अब पर पावर कितना हो जाएगा आपका 4.5 है ना। अब देखिए यह हो गया आपका 3 पर पावर 7, पावर पर पावर गुना होगा तो यह हो जाएगा 3 पर पावर कितना 9। अब देखिए रेशियो में जो कॉमन होता है, तो रेशियो का काम क्या है, रेशियो का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना। जी हाँ, उसमें बड़ा छोटा उसको मतलब नहीं है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, तो जो कॉमन होता है उसको निकाल लेते हैं। 3 पर पावर 7 अगर निकालोगे तो यहां पर आपके पास बच जाएगा 3 पर पावर कितना 2, यानी इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1 अनुपात कितना मेरे भाई 9। क्या इसका उत्तर आ जाएगा 1 अनुपात 9 आपका राइट जवाब हो जाएगा। कहीं किसी को कोई तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, अगर परेशानी हो तो आप जरूर हमसे पूछिए। देखो यह 3 पर पावर 7 था, 9 पर पावर है 4.5, 4.5, ये 3.7 हो, 3 पर पावर 7 हुआ, 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर है ना, पर पावर 4.5, पावर पर पावर गुना 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 7 कॉमन निकाल ली, यहां बच गया 1, यहां बच गया 3 का स्क्वायर, यानी आपका रिजल्ट हो गया 1 अनुपात 9 मेरे भाई। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6। अच्छा 6 नंबर सवाल क्या कहता सुन लीजिए आराम से। कहता एक रेलगाड़ी पटना से 12 बजे दोपहर को, हाँ एक रेलगाड़ी जो है वह पटना से 12 बजे दोपहर को जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली की ओर चली। किधर चला, पटना से दिल्ली की ओर 40 के स्पीड से। 2 बजे एक अन्य गाड़ी 60 के स्पीड से जो है पटना से ही दिल्ली की ओर चली। ज्ञात कीजिए कि पटना से कितनी दूरी पर और कितने बजे दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को जो है वह मिलेगी, यानी दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को पकड़ लेगी। सिंपल सा बात है, सोच करके देखो आप, क्या दूसरा गाड़ी पहला गाड़ी को पकड़ पाएगा, तो हम कहेंगे जी हां बिल्कुल पकड़ पाएगा। क्यों चला, क्योंकि दूसरा का स्पीड पहला की अपेक्षा ज्यादा है। पहला जो गाड़ी चला था 12 बजे वो 40 के स्पीड से चला है, लेकिन उसका पीछा जो दूसरा गाड़ी किया है वो भी पटना से दिल्ली की ओर ही जा रहा है, वह 60 के स्पीड से किया है, लेकिन पहला तो 2 घंटा भाग लिया। अच्छा बताइए, तो 2 घंटा में 40 के स्पीड से पहला गाड़ी कितना चल जाएगा, तो आप कहोगे सर 80 किलोमीटर चल जाएगा। यानी अब दोनों रेलगाड़ी के बीच में फासला 80 किलोमीटर का है। अब दोनों गति में आ गया, 2 बजे उसका पीछा करना शुरू कर दिया अन्य रेलगाड़ी, दूसरा रेलगाड़ी। अच्छा सेम डायरेक्शन है, चाल घटाएंगे, 40 और 60 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 20। यानी कहने का मतलब है कि आप सोच करके देखिए, यानी 4 घंटा का समय लेगा दूसरा गाड़ी पहला गाड़ी से मिलने में। कई घंटा का, 4 घंटा का। अच्छा पीछा करना कै बजे शुरू किया था, है ना 2 बजे, 2 बजे, जी हाँ 2 PM में पीछा करना शुरू किया था, 4 घंटा उसको लगा पीछा करने में, यानी कितना बजे मिलेगा, तो यानी 6 बजे। शाम में कितना बजे, 6 बजे जाकर दूसरा गाड़ी पहला गाड़ी से मिलेगा। जी हाँ, तो 6 बजे तो उत्तर आया, शाम में 6 बजे। और लेकिन 6 बजे का 2 ऑप्शन है। अब दूरी भी आपसे पूछा गया कि कितना दूरी पर जाकर मिलेगा। अब एक बात सुनो, ये 4 घंटा किसको लगा है, तो आप कहोगे नहीं 4 घंटा लगा दूसरा गाड़ी को पहला गाड़ी को पकड़ने में। दूरी हमेशा पीछा करने वाला से ही ज्ञात किया जाता है। जी हाँ, तो 4 घंटा में पीछा करने वाला कितना चल जाएगा, पीछा करने वाला दूसरा गाड़ी का चाल कितना था 60, तो 60 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। जी हाँ, तो यहां पर दोनों उत्तर होगा, 240 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मिलेगा और शाम में 6 बजे मिलेगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढो आप, 240 किलोमीटर और 6 बजे शाम में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ बी नंबर। समझ रहे बात को, दूरी हमेशा पीछा करने वाला से। पहले हमने क्या किया, समय निकाला, यानी 4 घंटा का समय लगेगा दूसरा गाड़ी को पहला गाड़ी से मिलने में। 2 बजे पीछा करना शुरू किया था, 4 घंटा जोड़ लीजिए, यानी शाम में 6 बजे मिलेगा। कितना दूरी पर मिलेगा, 4 घंटा लगा पकड़ने में, दूसरा को लगा पहला को पकड़ने, दूसरा का स्पीड था 60, 60 गुना 4 यानी 240 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के मिलेगा उससे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। अच्छा चला सुनो 7 नंबर सवाल, आराम से बात को समझिए। अच्छा थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो जवाब देकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए, किन्हीं का कोई सवाल नहीं है और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो जरूर हमसे बोलिए, हम आपके दिक्कत का समाधान जो है बताएंगे और समाधान जो है ढूंढ करके आपको देंगे। कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए आपके साथ। चलिए आइए, कहता है 5 लगातार सम संख्या का बात किया है, इवन नंबर का बात किया है। हाँ, केवल लगातार सम संख्या जिसका औसत 110 है, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको सिखाया चला कि लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान हुआ करता है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 5 लगातार सम संख्या का बात है, तो जो औसत होगा वह बिल्कुल बीच का मान होगा। तब 5 गो मगर बीच वाला है तो 2 गो आगे लिखेंगे, 2 गो पीछे लिख दीजिए। चलिए आगे लिख दीजिए, आगे हो जाएगा 112, इसके आगे सम संख्या, फिर हो जाएगा 114। अगर पीछे लिखना है तो हो जाएगा आपका 108 और फिर कितना हो जाएगा आपका 100 कितना मेरे भाई 6। यही तो है, आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या 106 मेरे भाई, कितना 106। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो 114, दूसरा नंबर का सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता 112। हर एक का जवाब जो है आप यहां से दे सकते हैं। बस एक बात को ख्याल रखना है मन में कि लगातार संख्या में औसत मान बिल्कुल बीच का मान हुआ करता है। औसत को बीच में रखिए, हर आधा आगे आधा पीछे बांट करके छाप दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां। कहता है निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? अब देखिए बात आया ट्विन प्राइम्स का, जिसको हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य। अब जुड़वा अभाज्य क्या है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में पहले जानते हो आप, है ना, फिर हम चर्चा कर देते हैं, फिर हम चलेंगे ट्विन प्राइम्स की ओर। अभाज्य संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना मेरे भाई? एक नहीं 2। एक क्यों नहीं? क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर हुआ करता, एक। हाँ, 2 सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो प्राइम नंबर है। क्यों? 2 का 2 फैक्टर, एगो 1 और एगो स्वयं 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ करता है। अब हम बात करते हैं जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम्स का। सुन लीजिए आराम से, कान खोल करके, जो हमसे पढ़े उनको जानकारी होगा। जुड़वा अभाज्य कहने का मतलब वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो। समझ रहे हो बात को? वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो। चलिए, वो दोनों का दोनों अभाज्य होना चाहिए उस जोड़ा में, और उसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। चलिए, अंतर तो 2 सब जगह है। अब देखिए दोनों का अंतर 2 और दोनों का दोनों प्राइम होना चाहिए। चलिए 11 और 13, यह तो आपका जुड़वा अभाज्य है, दोनों प्राइम भी है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। कौन ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए 71 73, यह भी दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का अंतर 2 है, यह भी सही है। अच्छा 131 133, यह जुड़वा अभाज्य नहीं है। पूछो क्यों नहीं है सर? अंतर तो 2 का है। तो चेला 133 जो है ना चेला, वह प्राइम नंबर का उदाहरण नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 133 एक से स्वयं से तो कटता ही है, इसके अलावा देखिए 7 इसका गुणनखंड है, 19 7 33 से होता है ना मेरे भाई, है ना, तो 7 से कटता, 19 से कटता है, यानी 133 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने बोला ट्विन प्राइम्स में कि दोनों प्राइम हो, दोनों के बीच का अंतर 2 हो, तो यही आपका ट्विन प्राइम्स नहीं है। अच्छा यह भी ट्विन प्राइम्स है, तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर सी। बस ध्यान यही रखोगे, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे आ जाइए। अच्छा प्रश्न संख्या 9 भी कान खोल करके सुन लीजिए। अब सिंपल सा बात है, एग्जाम का प्रश्न पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा गया था पिछला बार। कहता √8 प्लस में √5 एक संख्या है, √7 प्लस में √6 एक संख्या है, √10 प्लस में √3 एक संख्या है, √11 प्लस में √2 एक संख्या है। देखो कान खोल करके सुन लीजिए क्या करना है इस प्रकार के प्रश्न में। अगर योग बराबर हो, देखो यहाँ पे रूट वाला 2 संख्या, उसका योग 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 22। अगर योग बराबर हो, चला सिंपल सा बात ध्यान रखना, अगर योग बराबर हो तो इसको गुना करके आपस में देख लेना, जिसका गुणनफल बड़ा वह संख्या बड़ा होगा, जिसका गुणनफल छोटा वह संख्या छोटा होगा। बोलो 8 5 कितना होगा? तो कहोगे 40 होगा सर। 7 6 42, 10 3 30, 11 दूना 22। सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा √11 प्लस में √2, यही आपका राइट जवाब है मेरे भाई, यही आपका राइट जवाब है, बिल्कुल यही राइट जवाब है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता, देखिए यह 40 हुआ, यह 42, यह 30, यह 22, सबसे बड़ा पूछता तो उस परिस्थिति में उत्तर आपका होता √7 प्लस में √6। जी हाँ, समझ रहे हो बात को? हाँ, ऐसा कब करोगे आप? जब योगफल बराबर हो तब। हाँ, इसमें 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वह भी कान खोल करके सुन लीजिए। एक स्थिति में योगफल बराबर होता है, एक स्थिति में
अंतर बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब है आ जाता √8 प्लस में √5 3 के डिफरेंस पर, √7 प्लस में √4। अगर डिफरेंस इक्वल हो, है दो दो के डिफरेंस पर है, तीन तीन के डिफरेंस पर है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या ख्याल रखना है कि जो देखने में छोटा लगे, जो आपके नजरिया से छोटा लगे, हकीकत में वो मान बड़ा, और जो नजरिया से बड़ा लगे हकीकत में वो मान छोटा। वह किस परिस्थिति में आपको दिमाग में रखना है? जब अंतर समान हो तब। माइनस में वहां पर परिस्थिति हुआ करता, माइनस में, जी हाँ, वहां माइनस में, यहां प्लस में, वहां माइनस में स्थिति होगा। अब देखिए इसको अगर प्रमाणित करना चाहते हैं, सिंपल सा बात है, आप माइंड में ऐसे सोच सकते हो। देखो एक सिंपल सा बात, अब क्या सोचोगे कि जैसे यहां पर मामला प्लस में, वहां पर मामला माइनस में, है ना। अब एक बात समझिए, जैसे अगर कोई संख्या है तो जो बड़ा संख्या होगा उसका वर्ग भी बड़ा आएगा, छोटा वाला का वर्ग भी छोटा आएगा, तो इसका वर्ग करोगे देखिए तो a² प्लस b², तो √8 का स्क्वायर 8, √5 का 5। समझिएगा बात को, कुछ कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 5 √8 का स्क्वायर 8, √5 का 5, 8 5 13, प्लस में 2√40, तब प्लस में 2√40। देखिए 7 6 13 प्लस में 2√42, 10 3 13 प्लस में 2√30, 11 2 13 प्लस में 2√22। देखिए सब में 13 है और सब का मामला डिपेंड करता है 2ab पर। तो वास्तविकता बात है, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो मान बड़ा निकल के आएगा, गुणनफल छोटा वो संख्या छोटा आएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 10। हाँ, ए का मान दे रखा आपको, बी का मान दे रखा आपको, सी का मान दे रखा, इस व्यंजक का मान आपसे पूछा गया। अच्छा बताओ चला, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर इसका मान होता है 1/2 इंटू, जी हाँ, a प्लस b प्लस c, जी हाँ, इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस में हो गया आपका c माइनस a का होल स्क्वायर। जी हाँ, यही तो हुआ करता है। नीचे आ जाइए, बट्टा में क्या है आपका, यह हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया आपका, यह हो गया c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर से नीचे काट करके जो है कि हटा दीजिए, जी हाँ, ऊपर से नीचे काट करके आप हटा दीजिए इसको, है ना। अब इसको काट करके जो है कि हटा दीजिए, आपके पास यही बच जाएगा 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। चलिए a प्लस बी प्लस सी के मान का प्रयोग कर दीजिए, जोड़ लीजिए, है ना। तो 25 और 15 कितना, 40, 40 या -10 है, 40 में से 10 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 30, है ना। तो यह हो जाएगा 30/2, यानी रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा 15। 15 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी आपका राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। अच्छा 11 नंबर सवाल को देखो, आप क्या कहता है, 60 लीटर वाले 1 बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। अच्छा चर्चा किसका? दूध और पानी का। 60 लीटर का बिलियन है, दूध और पानी के बीच का रेशियो कितना है? 5:1। आगे क्या कहता है, बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 करने के लिए, इसका रेशियो 5:3 करने के लिए जो है, कहता कितना पानी, कितना लीटर पानी और मिलाना होगा। अच्छा पानी मिलाने का बात है, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया जाए और उसमें किसी एक में अगर वृद्धि या कमी की बात की जाए तो इन परिस्थितियों में अन्य को बराबर कर दिया जाता है। यहां पानी मिलाने का बात है, दूध के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी दूध का पहले वाला मात्रा बाद वाला को बराबर करना है, और बराबर है, कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं है। अच्छा पानी का यूनिट कितना बढ़ रहा है? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट बढ़ रहा है, इसी 2 यूनिट का तो मान हमको चाहिए, है ना। अच्छा पहले कितना लीटर का बिलियन था? 60 यूनिट। देखिए पहले वाला का बिलियन का 5 कितना हो गया? 6। पानी कितना बढ़ा रहे हैं? देखिए 60 लीटर 6 यूनिट, पानी कितना बढ़ रहा है? 2 यूनिट, यही 2 यूनिट का मान 10 बार में कट गया, 10 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 20 लीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 20 लीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपल सा फंडा है, जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा उसके पहले वाला मात्रा को बाद वाला को बराबर कर लेना। यहां बराबर था, नहीं होता तो गुना करके बराबर किया जाता। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 12। हाँ ये देखिए पावर वाला का कहानी हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर बेस इक्वल हो पावर वाला संख्याओं, सिंपल सा ध्यान रखना कि जिसका पावर बड़ा होगा वही उन सभी संख्याओं का एलसीएम होता है, जबकि जिसका पावर छोटा होगा वही उन सभी संख्याओं का एचसीएफ होगा। अगर आपसे महत्तम समापवर्तक पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया, छोटका पावर वाला एचसीएफ, बड़का पावर वाला एलसीएम।
छोटका पावर वाला क्या है, छोटका पावर वाला 5 पर पावर कितना है आपका 15, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगर एलसीएम पूछा जाता तो 5 पर पावर 28 आपका राइट जवाब होता। टेक्निक समझिए, हम हर बात आपको सिखाएं। जी हां, हमने क्या बोला, क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर बेस इक्वल हो, पावर वाला संख्या हो, बड़का पावर वाला है ना, उन सारे सभी संख्याओं का एलसीएम हुआ करता है, जबकि उन सभी संख्याओं का एचसीएफ छोटका पावर वाला हुआ करता है। अभी एचसीएफ पूछा गया था, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। जी हां, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13। ये देखिए समानांतर श्रेणी का बात है, इसका 15वां पद आपसे पूछा गया। चलिए 15वां पद, टीएन बराबर आपको क्या सिखाए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे भाई इसमें पहला पद आपका कितना है, पहला पद √3 है। अच्छा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अच्छा, तो 15 में से गया कितना हो जाएगा 14, और डी देख लीजिए कॉमन डिफरेंस, तो 5√3 में √3 गया यानी 4√3। मेरे भाई कितना 4√3, यही तो है कहानी। तो यह हो जाएगा आपका √3 और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 56√3। अच्छा, √3 और 56√3 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 57√3। मेरे भाई कितना 57√3, 57√3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, टीएन एपी में टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहां पर यही हुआ करता है। पहला पद मालूम था, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, दूसरा पद माइनस में पहला पद के माध्यम से, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14। अच्छा, 14 नंबर क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता है एक वृत्ताकार मैदान और वर्गाकार मैदान का परिमाप आपस में बराबर है। परिमाप को हम कैसे डिफाइन किए थे, चला कि परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बॉन्डेज, यानी बाहरी सीमा के लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, जबकि वृत्त का परिमाप 2πr हुआ करता है। हाँ, दोनों का परिमाप बराबर है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वह 12100 है। देखिए यह वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 12100। जी हाँ, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है। अच्छा, एक बात बताओ, परिमाप बराबर है दोनों का, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हमको त्रिज्या निकालना होगा। यह वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वर्गाकार मैदान के एक भुजा का लंबाई आ जाएगा। उसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 4 से गुना। जो वर्गाकार मैदान का परिमाप है वही तो वृत्ताकार मैदान का भी परिमाप है, यानी यह वृत्त का परिधि भी है। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। इसमें 2π से आप डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड करोगे, 2π से, रेडियस निकल करके आ जाएगा। चलिए 2π से आप डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, इसका कहानी क्या है, इसका जो आप मान लिखोगे इसको कट्टम पुट्टी करके 121 का 11, जी हाँ एगो जीरो, यानी 110 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। नहीं, अच्छा ऊपर देखो ना, 440, 44 से कितना बार में कट जाएगा आपका, 10 बार में, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 70। कितना मेरे भाई, 70 मीटर में मामला है। यह वर्गाकार मैदान का जो है, वृत्ताकार मैदान का रेडियस आ गया। अच्छा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जी हाँ, तो 22/7 गुने 70 गुने 70, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए यहां से काटिए 10 बार में, 154 पर डबल शून्य बैठा दीजिए, यानी 15,400 वर्ग मीटर। कितना मेरे भाई, 15,400 वर्ग मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर, पहले हमने रेडियस निकाल लिया, उसके बाद वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया था, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, 15 सुन लीजिए आराम से। कहता है किसी वर्ग की एक भुजा में 5% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। सक्सेसिव लगा लीजिए, वर्ग का ही बात किया गया, वर्ग का एक भुजा बढ़ाओगे तो अगला अपने आप बढ़ेगा, तो सक्सेसिव लगाइए। एक भुजा अगर 5% बढ़ेगा तो अगला भी 5 बढ़ेगा, तो 5 प्लस में 5 गुना 5 बटा कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 100, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 10 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 10.25%। कितना, 10.25% का वृद्धि हो जाएगा है ना वर्ग के क्षेत्रफल में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, सुनिए। अच्छा, 16 नंबर सवाल क्या कहता है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल जो है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगाता है उससे 4 घंटा अधिक धारा के प्रतिकूल दिशा में उतना ही, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ रहे बात को, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड अलग अलग होगा। अगर धारा के साथ गया है ना, तो उस स्थिति में चाल जुटेगा 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8,
जबकि धारा के विपरीत जाएगा तो चाल घटेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यही तो है, यानी कहने का मतलब है, देखिए यानी स्पीड का जो रेशियो हो गया वह 2:, कितना हो गया 1। और डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो दूरी धारा के साथ चलता है वही दूरी धारा के विपरीत भी चला करता है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। यह टाइम का रेशियो हो गया, किसका मेरे भाई, यह जो है आपका टाइम का रेशियो आ गया। अब देखिए ना, 4 घंटा अधिक लगता है, कब, जब धारा के विपरीत वही, यानी प्रतिकूल मतलब विपरीत है ना, धारा के विपरीत वही दूरी तय करता है तब, यानी समय में 4 घंटा का डिफरेंस है ना, दोनों परिस्थितियों में, जो 1 यूनिट का मान है। किसी एक स्थिति का समय निकालो, अगर पहला स्थिति का समय 1 यूनिट ही है, जो धारा के साथ वाला स्थिति है, धारा के साथ यानी 4 घंटा ही लगता है ना, तो धारा के साथ वाला चाल निकाले हैं तो धारा के साथ वाला स्पीड से गुना करना हो, जिस स्थिति का समय निकालोगे उसी स्थिति के चाल में गुना करके दूरी निकालना होगा। दूरी बराबर चाल गुना समय, 4 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 किलोमीटर। यानी आपसे जो पूछा गया तो दूरी ज्ञात करें, वह दूरी क्या है जिसको जाता है धारा के साथ और धारा के विपरीत जो है लौटता है, यानी 32 किलोमीटर है जिस दूरी को तय करने का बात किया। समझ रहे हो बात को, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत। अगर आप दूसरा स्थिति का समय निकालते तो 8 घंटा निकल करके आता, वहां पर दूसरा चाल से गुना करना पड़ता, धारा के विपरीत वाला 8 चौके 32, वहां भी आपका उत्तर होता। चलिए आगे बढ़ जाइए, 17 नंबर सवाल पे आइए। क्या कहता है 17 नंबर सवाल, कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है आपस में बराबर है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बराबर है। यदि 108 की रफ्तार से जो है रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी का लंबाई पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उस परिस्थिति में दूरी क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों का योग हुआ करता है। अच्छा प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में चाल तो रेलगाड़ी का ही होगा। चलिए स्पीड कितना रेलगाड़ी का, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निकाल लीजिए, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए, और प्लेटफॉर्म को पार कितना देर में करता, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। यह जो दूरी आएगा, दूरी क्या बोले, प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में दोनों के लंबाई का योग। इसमें दोनों का लंबाई है, रेलगाड़ी का भी लंबाई है और प्लेटफॉर्म का लंबाई है, और दोनों का लंबाई आपस में बराबर है। तो इसमें दोनों का लंबाई है, दोनों का लंबाई बराबर है, तो इसका आधा कर लीजिए, जो रेलगाड़ी का होगा वही प्लेटफॉर्म का होगा। हाँ चलिए 18 गुना कितना हुआ 36, 36 से कितना बार में, 3 बार में। जी हाँ, तो यह हो गया 15 चौके 90, यानी कितना हो जाएगा आपका 900 मीटर। यही रेलगाड़ी का भी लंबाई है और यही प्लेटफॉर्म का भी लंबाई है, 900 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, दोनों का लंबाई आपस में बराबर था, जो रेलगाड़ी का लंबाई होगा वही प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 18 नंबर सवाल सुनिए। कहता है 24 लड़कों था, उनके शिक्षकों की औसत आयु जो है 15 वर्ष। और एक सूचना हम आपको दे देना चाहते हैं कि आपके जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं सभी को बता दीजिए, मात्र अब जो है 21 रुपया में सारा कोर्स अवेलेबल करा दिया गया आपके लिए। जी हाँ, मैथ्स का हो, झारखंड जीके का हो, सारा बैच। जी हाँ, और मॉक टेस्ट जो चल रहा है वह भी बैच मात्र 21 रुपया में जो है प्रतिदिन मंडे टू सैटरडे यानी 7:30 बजे से धमाकेदार चलता है। 7:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर हम देते हैं, 8 बजे से लाइव डिस्कशन में हम जैसे कि जुड़ जाते हैं, जो हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके कहीं जहां भी मैथ रीडिंग पूछा जाएगा वहां यह मॉक टेस्ट कामयाब होगा और आप बेहतर करके आओगे, ऐसा हम उम्मीद नहीं, यह पूरा गारंटी हम आपको देते हैं। चलिए आइए प्रश्न संख्या 18। 24 लड़कों था, उनके शिक्षक। अच्छा बताइए, 24 लड़का और उसके शिक्षक का बात किया गया, यानी व्यक्ति का संख्या कितना हो गया, तो कहोगे सर 25 हो गया। कितना 25? हाँ, सबका औसत 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दिया जाए तो औसत एक वर्ष घट जाए। छोड़ देने का मतलब क्या हुआ, शिक्षक वहां से बाहर जा रहा है, नहीं। चलिए सबका औसत 15, हम क्या सोचेंगे, शिक्षक भी अगर 15 वर्ष का होते और जाते तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोले, अगर शिक्षक भी 15 वर्ष का होता और जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिक्षक को हटाया जाता है तो औसत घट जाता है। सोचो कोई समूह से जाए औसत घट जाए, यानी जाने वाला ज्यादा लेकर चला गया तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहले संख्या कितना था, 24 लड़का एक शिक्षक 25, अब शिक्षक चला गया, संख्या कितना 24, औसत में परिवर्तन कितना का 1 का, यही तो है। तो 24 प्लस में 15 यानी 39 वर्ष। शिक्षक का उम्र कितना है, 39 वर्ष, 39 ईयर्स। जी हाँ, 39 वर्ष। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19। ये देखिए क्या कहता, थीटा जो है
वह 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कहता है cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर 1 प्लस रूट 3 बटा 1 माइनस रूट 3, तो थीटा का मान आपसे पूछा गया। अच्छा, इसमें क्या करोगे, सी एंड डी का प्रयोग कर लेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो का, जिसको हिंदी में अंतर निष्पत्ति कहा जाता है। इसमें हम करते क्या है, एक बार हर को अंश में जोड़ते हैं, फिर नीचे लाके अंश में ही हर को घटाया करते हैं। चलिए जोड़िए, तो यहाँ साइन साइन कट जाएगा, जोड़ोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, जबकि नीचे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चला 2 sin थीटा। हाँ मेरे भाई, हाँ इधर आइए, जोड़ेंगे तो 1 1 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 रूट कितना हो जाएगा आपका 3। चलिए इसको काट करके हटा दीजिए। अब देखिए ना, सिंपल सा बात है, यहां से जो आपका निकल करके आया यह cos बटा साइन, यानी क्या हो गया आपका cot थीटा बराबर में 1 बाई क्या हो गया आपका रूट 3। ये देखिए tan 30 का मान है, तो cot कितना डिग्री का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का, tan 30 cot 60, जी हाँ, यानी cot कितना डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 होता है, तो 60 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, बी नंबर। जी हाँ, बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस सी एंड डी का इस्तेमाल कर लेना है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20, मैथ्स का आखिरी सवाल है आपका। सुनिए क्या कहता है, कहता है कॉलेज हॉस्टल में 50% लड़के जो है पिज्जा पसंद करते हैं, 70% लड़के बर्गर पसंद करते हैं। इनमें से प्रत्येक पिज्जा बर्गर या दोनों, यानी कहने का मतलब है कि इसमें 100% विद्यार्थी इन्वॉल्व है, 100% जो है वो आपका लड़का शामिल है, चाहे वह बर्गर पसंद करे, चाहे वह पिज्जा, चाहे वह दोनों, 100% लड़का का जिक्र हो गया। इनमें प्रत्येक पिज्जा बर्गर या दोनों पसंद करते हैं। 360 लड़का दोनों पसंद करता है। देखो, दोनों पसंद करने वाला का पहले प्रतिशत निकाल लो। अच्छा, दोनों कहने का मतलब इंटरसेक्शन पार्ट नहीं। चलिए, अच्छा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको क्या सिखाया है, नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी। चलिए, तो इसमें जो है पिज्जा वाला कई परसेंट है आपका, तो 50% है ना, बर्गर वाला कई परसेंट है, 70%। यूनियन कहने का मतलब इसमें तो 100% विद्यार्थी इन्वॉल्व है। बोल दिया इनमें से प्रत्येक पिज्जा या बर्गर या दोनों पसंद करता है, यानी यूनियन का मान हो गया 100। तो 120 में 100 चला गया, यानी दोनों पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना हो गया आपका 20। जबकि इसका संख्या प्रश्न में कितना दे रखा, तो 360। जी हाँ, 360 दे रखा। 360 20% का मान है। आपसे पूछा क्या गया, हॉस्टल में कुल कितने लड़के हैं, कुल विद्यार्थियों का संख्या पूछा गया, 100% का मान निकाल लीजिए। चलिए यहां से काट के हटा लीजिए, 5 बार में कट जाएगा आपका। जी हाँ, यहां कितना हो जाएगा आपका 1800। हॉस्टल में कुल विद्यार्थी का संख्या कितना है आपका 1800 है। जी हाँ, 1800 1800 मेरे भाई। आगे आ जाइए, चलते हैं रीजनिंग के सवाल की ओर। क्या कहता है सुनिए, कहता है शोभा को याद है, सुन लीजिए आराम से, शोभा को याद है उसके भाई का जन्मदिन जो है तीसरे अप्रैल के बाद और 6 अप्रैल से पहले। अच्छा, शोभा के अनुसार उसके भाई का जन्मदिन तीसरा के बाद, और क्या बोला, तीसरा के बाद और क्या बोला गया आपसे, 6 के पहले, यानी इसके अनुसार तारीख होना चाहिए, है ना, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, नहीं, शोभा के अनुसार। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, अब देखिए शोभा की बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है ना, 4 के बाद और 7 के पहले, 4 के बाद और 7 के पहले, यानी उसकी बहन के अनुसार 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को उसके भाई का जन्मदिन है। चलिए, अप्रैल में किस तारीख को शोभा के भाई का जन्मदिन है। अब देखिए, अगर दोनों का स्टेटमेंट सही है तो जो कॉमन डेटा होगा वही आपका उत्तर। कॉमन क्या है आपका 5, यानी उसके भाई का जन्मदिन कितना अप्रैल को था, 5 अप्रैल को। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बस जो कॉमन होता है उत्तर कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अगले सवाल की ओर आ जाइए। ये देखिए क्या कहता है, कहता है सर्कल के लिए सांकेतिक भाषा XRI 100 भी है, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा। आप क्या किया गया सोच लीजिए, एक सिंपल सा बात है, सबका इनवर्स यानी उल्टा व्युत्क्रम लेटर लिखा गया। सी का उल्टा एक्स, आई का आर, आर का आई, सी का एक्स, एल का ओ, ई का भी। आप भी लिख दीजिए। स्क्वायर का क्या लिखोगे, अच्छा एस का उल्टा क्या होगा एच। जी हाँ, अब एक सिंपल सा देखिए, ऐसे ही उत्तर कर देंगे। ई का उल्टा होता है भी, और भी वाला मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। बताइए लास्ट में किसी का भी है क्या, बस सिंपल सा बात है ना। चलिए, एस का उल्टा एच, क्यू का जे, है ना, यू का उल्टा एफ, ए का उल्टा जेड, है ना, आर का उल्टा आई और ई का उल्टा भी। तो एग्जाम में समय बचाना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना आसान तरीका से आप उत्तर करोगे। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 23। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से, देखिए नदी का बहाव जो है वह पश्चिम से पूरब है, यही डायरेक्शन जानते हो ना आप। यह नदी बह रहा है, समझिएगा बात को, यह नदी का बहाव है पश्चिम से पूरब। अब सोचो
मैं नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं। कैसी स्थिति, किस स्थिति में हम खड़ा है पहले सोचिएगा, हम अपने ऊपर लेकर के बात को देखते हैं। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाएं से दाएं तरफ जा रहा है। अब मेरा स्थिति ऐसा होना चाहिए, पीठिया नदी की तरफ, तो एक स्थिति ऐसे बनता है उधर मुंह करके, एक ऐसी इधर मुंह करके, दो स्थिति बनता है। लेकिन एक बात समझिए, हम ऐसे खड़ा होंगे तब देखिए दोनों स्थिति को फुलफिल करेगा। अब पूछिए क्या क्या फुलफिल कर रहा है सर, है ना। तो यहां पर देखो, है ना, पदार्थ अगर नदी का बहाव पश्चिम से पूरब है तो यह तो मेरा बायां होगा, नहीं, अगर उधर की ओर मुंह है तो यह स्थिति मेरा बायां होगा, जबकि यह स्थिति यह मेरा लेफ्ट होगा और यह मेरा क्या होगा, आपका राइट होगा। तो पदार्थ का बहाव जो है, जो पदार्थ बह रहा है वो बाएं से दाएं की ओर ही बह रहा होगा। तब कहता है बताओ, है ना, कि मेरा मुंह किस दिशा की ओर। सिंपल सा बात है, मुंह किधर है, उत्तर की ओर है मेरे भाई, किधर है, उत्तर की ओर है, इस स्थिति में उत्तर की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 24। कहता है 5 दोस्त जो है, दोस्तों के एक समूह ने दौड़ में भाग लिया। दौड़ में भाग लेता है। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, चलिए रोहित जो है यह दौड़ हरीश से पहले नहीं, लेकिन गौतम के बाद, किसके बाद, गौतम के बाद पूरा किया। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद। चलिए कार्तिक जो है वह सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद, यही बोला गया ना, बाद दौड़ पूरा करता है। यही 5 व्यक्ति का चर्चा था, है ना, 5 दोस्त का जिक्र था जिसको हमने अरेंज कर लिया। कहता क्या है, अतः इस दौड़ में सबसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो यही प्राप्त किया है गौतम। कौन प्राप्त किया, गौतम प्राप्त किया है, गौतम। चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग आखिरी सवाल की ओर, आज के मॉक टेस्ट का लास्ट सवाल सुन लीजिए क्या कहता है। कहता है सुरेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा सुरेश, सुनिए, वो मेरे ससुर के इकलौते बेटा का भांजा। अच्छा एक बात सोचो, सुरेश के ससुर के इकलौता बेटा यानी उसके साला का भांजा, यानी अपने बेटा के बारे में बोल रहा है। किसी के साला का भांजा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर उसका साला का भांजा यानी उसकी बहन का बेटा, यही बात हो रहा है। यानी कहने का मतलब सुरेश ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे, यानी अपने साला के बारे में बोला। साला का भांजा यानी अपने बेटा, खुद अपने बेटा के बारे में जिक्र कर रहा है। लड़के का सुरेश से क्या रिश्ता है, लड़के का सुरेश से बेटा का रिश्ता है। लड़के का पूछा सुरेश से, हाँ कहता सुरेश का लड़के से क्या रिश्ता है, तो पिता का रिश्ता होता। जी हाँ, अभी उत्तर होगा बेटा। तो यह था आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर 31, इसको हमने कंप्लीट करवा दिया। टोटल इसका 25 का 25 सवाल। जी हाँ, और आपके साथ जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी कजन हैं, सभी को बता दीजिए मात्र 21 रुपीज में सारा कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। खास करके यह मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, यह मॉक टेस्ट आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर भारतवर्ष में एग्जाम हो रहा है जहां मैथ रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर जगह यह काफी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। यानी समझिए एग्जाम में इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं तो। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग अगले मॉक टेस्ट यानी कल के मॉक टेस्ट में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।